नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की क्लास में जो है ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा परिचय किया था कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो ये अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऊष्मा जो है एक ऐसी राशि है, ऊष्मा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है जूल। इसका एक अन्य मात्रक होता है कैलोरी, और कैलोरी और जूल में हम लोगों ने संबंध देख लिया था कि एक कैलोरी जो होती है ये 4.2 जूल के बराबर होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो है कि ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पर आधारित घटनाओं के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें ऊष्मा की सुचालक होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो सुचालक चीज़ें जिसमें से ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, जैसे सभी प्रकार की धातुएं, अभ्रक, जल, ये सब क्या है, तो ये सब ऊष्मा के सुचालक हैं। कुचालकों में अगर बात की जाए तो जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब आप लोगों ने इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, कुछ घटनाएं देखी थी जो हमारे जीवन में संबंधित होती हैं। जैसे बर्फ़ को जो है पिघलने से बचाने के लिए भूसे में रखा जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भूसा जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। देखिए मैं बताता हूँ फिर से, कुछ और घटनाएं देख लेते हैं कि सुचालक और कुचालक पर बेस्ड कुछ घटनाएं और आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पर आधारित कुछ घटनाएं और भी हम देखने को मिलती हैं। पहला तो ये हमने देखा था कि भूसे में जो है बर्फ़ को रखा जाता है। जैसे ये बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ की सिल्ली है, इसको जो है भूसी में या भूसे में या लकड़ी के बुरादे से ढककर रखते हैं ताकि बाहर की जो गर्मी है ये इस बर्फ़ को ना लगे और बर्फ़ जो है पिघले ना। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है ठंड से बचने के लिए जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वो किस हिसाब से हमारे शरीर को गर्म रखते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है ऐसे, और इसने जो है इसने जैकेट पहना हुआ है, ठीक है, ये जैकेट इसने पहना हुआ है, तो थोड़ा ठीक से बन जाए, ठीक है। अब ये जैकेट, जैसे मान लीजिए इतनी मोटी जैकेट है, तो इस जैकेट के अंदर क्या होगा, ऐसे रोए होंगे, रुई भरी होगी। तो ये रुई क्या करेगी, रुई के बीच में वायु होगी, रुई के बीच में क्या होगी भाई, वायु होगी, और ये बाहर की सर्दी को तो ना अंदर जाने देती है और ना अंदर की गर्मी को बाहर। रजाई क्यों गर्म रखती है? तो रजाई के अंदर क्या होता है, रुई भरी होती है, रुई के अंदर वायु होती है, और वायु जो है ये ना तो बाहर की सर्दी को अंदर जाने देगी, ना आपके हीट को बाहर जाने देगी। तो ये हमारे शरीर को क्या करती है, गर्म रखती है, ठीक है ना। तो ये सुचालक और कुचालक पर बेस्ड घटनाएं जरूर याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे जो है। इसके बाद आता है ऊष्मा संचरण की विधियां। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किन विधियों से होता है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो ऊष्मा संचरण की विधियां, ऊष्मा जो है ये कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है, इसको हम देख लेते हैं ऊष्मा संचरण की विधियों के अंतर्गत। ऊष्मा संचरण की विधियां, तो देखिए भाई ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, उनको देखते हैं। तो ऊष्मा संचरण की विधियों में पहली विधि है चालन, दूसरी है संवहन, और तीसरी है विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन होता है इंग्लिश में, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 मेथड होते हैं जिनसे ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। चालन क्या होता है, देखिए चालन जो होता है ना, सपोज करिए कि ये आग जल रही है, ऐसे इस तरीके से आग जल रही है, ठीक है। आग जो है लकड़ी से बनाई गई है, मान लीजिए लकड़ी है ये सब, और आग जल रही है। इसमें जो है, इसमें लोहे का एक रॉड अगर ऐसे डाल दिया जाता है,
लोहे का एक रॉड ऐसे डाल दिया जाता है तो कुछ समय के बाद ये वाला सिरा भी गर्म हो जाता है। ये वाला सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है भाई कि जिस सिरे को हम यहाँ पर डाले हुए हैं आग में, इसमें जो है ऐसे अणु रॉड के जो है लोहे के अणु ऐसे ऐसे अपने स्थान पर हैं, और ये जो है पहला दूसरे वाले को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, ऐसे ऊष्मा देते देते इस वाले अणु तक ऊष्मा पहुंच जाती है। क्लियर। तो इसमें क्या है, ये जो है ये लोहे के अणु हैं, जिनसे लोहा बना हुआ है, छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं। तो ये लोहे के अणु अपने स्थान पर रहकर ही ऊष्मा को ट्रांसफ़र करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो ऊष्मा संचरण की विधि है इसको हम बोलते हैं चालन विधि। चालन विधि से ऊष्मा का संचरण किस में होता है, तो ठोस में होता है। सभी प्रकार के ठोस पदार्थों में होता है, जैसे लोहा हो गया, सोना, चांदी, ये सब जो भी धातुएं हैं, इनमें ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा, चालन विधि से। ठीक। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य टेम्परेचर पर जो है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है, और इसमें भी ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, चालन विधि से होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है कि पारा जो है इसमें भी ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। भले से जो है वो द्रव है, अभी मैं बताऊंगा कि द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होगा, गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होगा, ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होगा। परंतु ये पारा द्रव अवस्था में होने के बावजूद भी इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि से ही होता है। क्लियर। चलिए, संवहन क्या होता है भाई। संवहन से ऊष्मा का जो संचरण होता है ये द्रव और गैसों में होता है। द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो होता है वो संवहन विधि से। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि आपने जो है ऐसे भगोना लिया है और इसमें पानी को रखा हुआ है, भगोना है, इसमें पानी को रखा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है इसमें। जब आप इसको हीट देंगे, जब आप इसको गर्म करेंगे, जब आप इसको ऐसे गर्म करेंगे लकड़ी वगैरह जला के, तो यहाँ पर जो भी अणु होंगे ये जैसे ऊष्मा पाएंगे तुरंत ऊपर की ओर आएंगे। ठीक है। और जो यहाँ पर नीचे ठंडे अणु हैं ऊपर की तरफ, ये ठंडे वाले अणु यहाँ पर पहुँचेंगे, नीचे की तरफ पहुँचेंगे। तो ऐसे एक संवहन धाराएं बनेंगी और ऊष्मा संचरण की इस विधि को हम कहते हैं संवहन विधि। आई बात समझ में। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे जो है ये हमारी पृथ्वी होती है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास की हवा जो है, पृथ्वी के आसपास ठंडी हवा है, ठंडी हवा है यहाँ पर। लेकिन जैसे इसने जो है, जैसे सूर्य से रोशनी आई, जैसे सूर्य से ऊष्मा आई, तो ये क्या होता है, ये जो है ठंडे अणु जो है ये नीचे की तरफ रहते हैं, और जब ये ऊष्मा पाते हैं तो ये ऊष्मा पाकर यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे आते हैं। ऊष्मा पाकर ऐसे ऊपर की तरफ ये क्या होते हैं, भगते हैं। तो वायु किस विधि से गर्म होती है, वायु जो है ये संवहन विधि से गर्म होती है। पानी किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि द्रव और गैसों में ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है ये किस मेथड से होता है, तो ये संवहन विधि से होता है। चाहे आपसे पूछा जाए पानी का गर्म होना, चाहे पूछेगा वायुमंडल का गर्म होना, तो ये दोनों किस पर आधारित है, तो ये दोनों आधारित हैं संवहन विधि पर। आई बात समझ में। विकिरण विधि की अगर हम बात करें तो विकिरण विधि से ऊष्मा का संचरण कहाँ पर होगा, तो देखो भाई, ये जो है चालन जो है ये इससे ऊष्मा का संचरण ठोसों में हो गया, सभी प्रकार के ठोसों में, इससे द्रव और गैसों में। इस विधि में जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए कोई भी मेथड जरूरी नहीं है, कोई भी मीडियम जरूरी नहीं है जहाँ से ऊष्मा आए। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विधि में जो है ये ऊष्मा जो होती है ना, ये ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, जिनको हम फोटान कहते हैं। ऊष्मा जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, जिनके कणों को हम क्या बोलते हैं, फोटान।
ये फोटॉन जो है प्रकाश को और ऊष्मा को दोनों को लेकर सूर्य से जो है पृथ्वी तक आते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ बीच में जो है जैसे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ है निर्वात, यहाँ पर हवा नहीं है, निर्वात है। तो अब भैया जैसे सूर्य से ऊष्मा निकलेगी यहाँ पर ना, तो क्या दशा होएगी, ये ऊष्मा यहाँ पृथ्वी तक कैसे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो जब ये जो है यहाँ से ऊष्मा निकलती है ना, तो ये जो है ऊष्मीय विकिरण के रूप में चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और ये पृथ्वी के वायुमंडल को चीर करके पृथ्वी पर पहुँचती है। आई बात समझ में। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आएगी, विकिरण विधि से आएगी। लिख लीजिए इसको। इसमें जो है क्या होता है भाई, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है, तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है ये विकिरण विधि से आती है। आई बात समझ में। अब एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य से बहुत सारे ऊष्मीय विकिरण आ रहे होंगे, कुछ दृश्य प्रकाश भी आ रहा होगा, पराबैंगनी विकिरण भी आ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आप पेड़ की छांव में हैं, तो वहाँ आसपास की चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको लाइट तो मिल रही है, लेकिन पेड़ की छाया में है तो गर्मी नहीं मिल रही है। आप पेड़ की छाया से दूर खड़े होइए धूप में, तो आपको लाइट भी मिल रही होगी और सूर्य की गर्मी भी मिल रही होगी। इसका तात्पर्य क्या है, जब आप छाया में खड़े थे तो आपको केवल और केवल लाइट महसूस हो रही थी, लेकिन जब आप धूप में खड़े हुए तो आपको सूर्य की लाइट के साथ साथ आपको गर्मी भी महसूस हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य से जो भी लाइट या जो भी ऊर्जा आ रही है, उसमें एक ऊर्जा नहीं है, केवल बहुत सारी ऊर्जाएं एक साथ आ रही हैं। उसमें आपका दृश्य प्रकाश आ रहा है, उसमें पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, उसमें अवरक्त किरणें आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब ये सारी रेडिएशन पृथ्वी पर आती हैं, तो इसमें जो अवरक्त विकिरण होता है वही ऊष्मा लाने का काम करता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से जो भी अवरक्त विकिरण होगा वो ऊष्मा लाएगा, जो दृश्य प्रकाश होगा वो लाइट लाएगा। दृश्य प्रकाश जो होगा ये क्या लाएगा, लाइट लाएगा, ताकि चीज़ें आपको दिखें। तो ये सवाल जाने रहिएगा कि अवरक्त विकिरण के द्वारा ही जो है क्या आती है, पृथ्वी पर ऊर्जा या ऊष्मा आती है, हीट आती है। आई बात समझ में। तो ये सब सवाल आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलो भाई आगे बढ़ें। तो ये हो गई ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन विधि से ऊष्मा का संचरण ठोस में होता है। संवहन विधि से ऊष्मा का विकिरण द्रव तथा गैसों में होता है। आई बात समझ में। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। पानी किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। पारा में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो ये चालन विधि से होता है, ठीक है ना। किस विधि से होगा, चालन विधि से होगा। लोहे की रॉड का एक सिरा आग में डालने पर दूसरा अपने आप गर्म हो जाता है, किस विधि से गर्म होता है, चालन विधि से गर्म होता है। ऊष्मा संचरण की किस विधि में अणु अपने स्थान पर ही रहकर ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं, तो चालन विधि में। जबकि इसमें क्या होगा, ऊष्मा पाएंगे ऊपर आएंगे। तो चालन में अपने स्थान पर रहकर अगले अणु को हीट करते हुए ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, जबकि विकिरण संवहन विधि में जो है अपने स्थान से हट जाते हैं अणु। क्लियर है ना। अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं बेस्ड हैं इस पर, संवहन पर बहुत सारी घटनाएं बेस्ड देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे एग्जॉस्ट जो होता है, एग्जॉस्ट फैन जो होता है, ये छत के ऊपर, नीचे नहीं लगाया जाता, ऊपर की तरफ लगाया जाता है। फ्रिज में फ्रीजिंग विंडो ऊपर की तरफ बनाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है भाई, देखो देखो ज़रा, कि जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है, ये एक कमरा है और इसमें जो है एग्जॉस्ट फैन लगवाना है, तो यहाँ ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट फैन लगेगा और ये बाहर की हवा, बाहर को हवा, गरम हवा जो यहाँ कमरे की होगी ये खींचकर बाहर कर देगा। तो ये ऊपर कहाँ लगाते हैं, यहाँ नीचवा लगा दें, क्या दिक्कत है भाई, है कि नहीं। नहीं, कारण है उसका, जब यहाँ की हवा गर्म होगी तो ये गर्म होकर हवा ऊपर की तरफ उठेगी, समझ रहे हैं ना। गर्म होकर हवा ऊपर की तरफ उठेगी और जब यहाँ गर्म हवा हो जाएगी तो एग्जॉस्ट फैन खींचकर उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा।
कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आई बात समझ में। फ्रिज में देखिए, जैसे फ्रिज होता है तो इसमें जो फ्रीजिंग विंडो होती है, फ्रिज में जो फ्रीजिंग विंडो होती है जहाँ पर आइस वगैरह रख कर जमा दिया जाता है, फ्रीजिंग विंडो जो होती है ये ऊपर बनाई जाती है। क्यों? ताकि यहाँ पर जो भी गर्म हवा रहे, फ्रिज के अंदर जो भी गर्म हवा उत्पन्न हो ये ऊपर जाकर ठंडी होती रहे और ठंड हवा भारी होने के नाते नीचे आती रहेगी और ये पूरा का पूरा फ्रिज ठंडा बना रहेगा। आई बात समझ में। तो ये सभी विधियाँ किस विधि को सोचकर बनाई गई हैं, संवहन विधि को सोचकर बनाई गई हैं। आई बात समझ में। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अभी हम लोगों ने बात की जो है चालन, संवहन और विकिरण पे। चालन विधि से ऊष्मा का संरक्षण ठोसों में हो गया। इस पर आधारित घटना केवल यही है कि अगर लोहे की एक राड को जो है एक सिरा आग में डालते हैं, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। किस विधि से? चालन विधि से। सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके बनते हैं वो संवहन विधि से बनते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया ये फ्रिज वाला पहला एग्जाम्पल, इसमें आपसे पूछे जाएगा कि फ्रिज में जो है फ्रीजिंग विंडो ऊपर बनाया जाता है, क्यों? फ्रीजिंग विंडो सबसे ऊपर बनता है, क्यों? ये फ्रिज है और इसमें जहाँ पर बर्फ़ जमने के लिए रखा जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग विंडो, फ्रीजिंग विंडो कहते हैं। और ये ऊपर इसलिए बनता है ताकि यहाँ नीचे की जो गर्म हवा है ये ऊपर जाकर ठंडी होती रहे और पूरा का पूरा फ्रिज जो है ये पूरा का पूरा फ्रिज ठंडा बना रहे। ठीक। दूसरी घटना, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जो है, एग्जॉस्ट फैन जो होता है ये कहाँ लगाते हैं? ऊपर, है ना, दीवार में ऊपर लगाते हैं ताकि कमरे की गर्म हवा जो है ऊपर हो, गर्म होकर ऊपर उठती रहे और सब बाहर निकल जाए। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाते हैं, इसी घटना पर आधारित है। तीसरी घटना ये है कि बादलों वाली रात जो होती है ये खुले आसमान या साफ आसमान वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए कि जिस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बादल हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, सूर्य से ऊष्मा आ रही है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी के वायुमंडल है, लेकिन यहाँ अगर बादल उपस्थित हैं, बादल हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? जब ये हीट नीचे आ जाएगी पृथ्वी पर तो सूर्यास्त के बाद कुछ न कुछ ऊष्मा वायुमंडल में वापस चली जाती है। सूर्यास्त के बाद जो होता है कुछ न कुछ हीट जो है ये परावर्तित होकर आसमान में चली जाती है, वापस चली जाती है। लेकिन जब बादल रहेंगे ना तो इनको जाने से रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे, और उस दिन क्या होगा? आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है अगली घटना है कि बादलों वाली रात, बादलों वाली रात साफ आसमान वाली रात की अपेक्षा, बादलों वाली रात साफ आसमान वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, अधिक गर्म होती है। ठीक है ना, अधिक गर्म होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, है ना। ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अक्सर पूछे जाते रहते हैं, और ये सब बेस्ड किस पर है? ऊष्मा संचरण की संवहन विधि पे। चलिए, अब आज के लिए इतना रखिए। कल हम लोगों का टॉपिक रहेगा टेम्परेचर, ताप क्या होता है और उसके कई मात्रक हैं, उनसे संबंधित सवाल। थर्मामीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखिए, इसको अच्छे से रिवीजन करिए और यहाँ से एग्जाम्पल्स को सोचते हुए चलिएगा कि कौन सी और घटनाएं संवहन विधि पर बेस्ड हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।